हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेत्र क्रियाश्री यानी फिजियोलॉजी ऑफ आई। आयुर्वेदिक मतानुसार पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न मतानुसार पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न मतानुसार जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा है कि मॉडर्न पूरा एक जगह पर कर दिया जाए। ठीक है, आयुर्वेद अब यहाँ पर आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ, फिर साथ में मॉडर्न पढ़ाऊँगा, तो मुझे एक समय मतलब वो पेस नहीं बन पाता है। पूरा मॉडर्न एक जगह पढ़ा दूंगा तो मॉडर्न वाला मॉडर्न पेस रहता है। ठीक है, पूरा इंग्लिश में पढ़ाना है तो इंग्लिश में पढ़ाना इंग्लिश में रहता है, पूरा हिंदी में पढ़ाना पूरा हिंदी में अच्छा चलता है। ठीक है बच्चों, फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेत्र क्रियाश्री। आयुर्वेदिक मतानुसार दृष्टि का मूल आधार आलोचक पित्त, नेत्र क्रिया में आत्मा, मन, इंद्रिय एवं इंद्रिय अर्थ का योगदान होता है। तो एक श्लोक आप पढ़े होगे, आत्मेन्द्रिय मनोवर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्तिर्दात्ते या बुद्धि प्रत्यक्षं सन्निवृत्ते। प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होगा जब आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थ एक साथ जुड़ जाएं। ठीक है, किताबी भाषा में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी विजुअल परसेप्शन तब संभव होता है जब आत्मा, मन, इंद्रिय अर्थ में संबंध स्थापित होता है। जब किसी वस्तु का प्रकाश नेत्र पर पड़ता है तब यह प्रक्रिया आत्मा, मन एवं नेत्र इंद्रियों के संबंध मतलब जो इनका संबंध होगा से दृष्टि की उत्पत्ति होती है। आलोचक पित्त और उसकी भूमिका, आलोचक पित्त नेत्र के तारक यानी प्यूपल में स्थित होता है और इसका कार्य रूप ग्रहण करना यानी इमेज एनालिसिस करना होता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, चक्षु विशेषिक आलोचक पित्त और बुद्धि विशेषिक। जो चक्षु विशेषिक आलोचक पित्त है वो भौतिक दृष्टि जो इंद्रिय के माध्यम से देखी जाती है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, वो किसकी वजह से, चक्षु पित्त। बुद्धि वैसे से क्या होते हैं, यह दृष्टिकोण और ज्ञान से संबंधित होते हैं। मतलब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज अगर कोई प्राप्त हो रही है, सिर्फ देख रहे हैं तो ठीक है, तो कोई भी प्लांट देखते हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो वो किसके अंदर जाएगी, चक्षु विशेषिक आलोचक पित्त के अंदर जाएगी। अगर उस प्लांट को देख कर हमें उसका नाम समझ में आ रहा है तो वो किस में आएगा, बुद्धि विशेषिक आलोचक पित्त। विशेषताएँ क्या, चक्षु विशेषिक आलोचक पित्त के माध्यम से वस्तुओं का सीधा दर्शन होता है। बुद्धि विशेषिक आलोचक पित्त से व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण, स्मृति, ज्ञान ग्रहण एवं अध्ययन को प्रभावित करता है। मतलब अगर तुमने पहले कोई चीज़ देखा है, पहला प्लांट जैसे मान लो हरितकी का प्लांट पहले देखा है, फिर तुमने देखा उसके हरितकी को देखा, सिर्फ देख लिया हरितकी को, तो वो हो गया चक्षु विशेषिक के अंतर्गत। हरितकी को देख कर तुमने पहचान लिया कि हरितकी का है तो बुद्धि विशेषिक में चला जाएगा, आलोचक के अंदर। और चक्षु विशेषिक आलोचक पित्त और बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त इन दोनों को बांटा है भेल में। ठीक है, भेल संहिता में इन दोनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने आलोचक पित्त को दो हिस्सों में बांटा है। ठीक है, इसके बाद कहें अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस में चक्षु विशेषिक आलोचक पित्त नष्ट हो जाता है। और मंद बुद्धि या मूर्खता, अगर कोई मंद बुद्धि है, कोई चीज़ याद नहीं हो रही, वो बार बार उसे वो चीज़ दिखाई जा रही है फिर भी नहीं याद हो रही, तो वो रेट होती बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त की हानि से पाई जाती है। ज्ञान की उपलब्धि हेतु पंचक से मतलब इंद्रिय पंचक सिद्धांत बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू चरक किसी भी इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति हेतु पंच तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे कि इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय बुद्धि। जैसे अगर हम लोग चक्षु इंद्रिय की बात करें तो इंद्रिय में क्या है, चक्षु इंद्रिय। इंद्रिय अधिष्ठान कहाँ पर, ये चक्षु इंद्रिय कहाँ पर रहती है, नेत्र में रहती है। इंद्रिय द्रव्य, इसमें कौन सा महाभूत है, इंद्रिय द्रव्य मतलब कौन सा महाभूत है, अग्नि महाभूत है। यानी कि इंद्रिय अर्थ यानी कि ये क्या करती है, ये रूप का ग्रहण करती है, यानी कि बताएगी इस कलर का है, इस फॉर्म का है, इस शेप का है, तो ये सब ग्रहण किसकी वजह से होता है, इंद्रिय अर्थ की वजह से। इंद्रिय बुद्धि में रूप के ज्ञान, परसेप्शन ऑफ इमेज, मतलब पूरा उसका ज्ञान हो जाता है कि ये गुणयुक्त है या दोषयुक्त है। अगर गुणयुक्त है तो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, दोषयुक्त है तो हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, जब ये पाँचों घटक सही ढंग से कार्य करते हैं तब नेत्रों के द्वारा सही दृष्टि संभव है। यदि इनमें से कोई भी एक भी बाधित हो जाए तो दृष्टि प्रभावित हो जाती है। प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुपलब्धि के कारण, अनुपलब्धि के कितने कारण हैं, इसके 8 कारण हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में बाधा के कारण 8 हैं। चरक, अगर आपको श्लोक याद करना है तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 के 8 में जाके आप श्लोक याद कर सकते हैं। बहुत समीप होने से, बहुत दूर होने से, अगर बहुत ज़्यादा कोई वस्तु एकदम बिल्कुल पास हो, 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल विजन होता है उससे भी आगे ले आओ तो आप पढ़ नहीं पाओगे। बहुत दूर होने से, कोई चीज़ बहुत दूर है तो उसे देख ही नहीं पाओगे तो क्या पढ़ पाओगे। आवरण के कारण किसी चीज़ पर कोई कपड़ा वपड़ा ढका हुआ तो उसके बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर पाओगे। दृष्टि दुर्बल, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, बहुत बच्चों के होते हैं लॉन्ग साइटनेस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। ध्यान अन्य जगह होने पर, ठीक है, अनंतर होने पर, मतलब कहीं और ध्यान है और आप चीज़ों को देख भी रहे हो, जैसे टीचर कभी पढ़ाता है, बोर्ड में लिखता है, आप देख रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है, आपकी चक्षु बुद्धि है वो सही जगह पर नहीं लगी हुई है। ठीक है, इंद्रिया तो हैं लेकिन मन नहीं लगा हुआ, आपका मन कहीं और है, वही तो आपको उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। सामान्यत्व के कारण, अब मान लो
बहुत सारी चीज़ें सेम रखी हुई हैं एकदम, उसमें से आपको एक चीज़ कोई ऐसी उसमें मिला दी गई वो सेम ही, मतलब मान लो कोई भी आपको टर्मरिक पाउडर लिया गया वो येलो कलर में मिला दिया तो कैसे ढूंढ पाओगे समूलत्व के कारण। अति सूक्ष्म होने का बहुत ज़्यादा कोई माइन्यूट माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह हो गया तो उन्हें कैसे देख पाओगे। अन्य कारणों से गौड़ हो जाने के कारण, मतलब कोई और भी कारण से अगर कोई भी पदार्थ उसमें मिल गया है या दूषित हो गया है या कोई नेत्र में प्रॉब्लम हो गई है तो उसके कारण भी आपको सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। नेत्र स्वास्थ्य में दोषों की भूमिका, तो वात दोष और दृष्टि पर प्रभाव। वात दोष अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अक्षी हुंडन यानी कि न्यूरल डिजनरेशन हो जाता है और सारे जो इम्पल्स हैं इम्पल्स जाएंगे ही नहीं। आप इमेज देखोगे ठीक है, न्यूरल डिजनरेशन हो गया, नर्व्स जो वहाँ थी वो डिजनरेट हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, तो इम्पल्स दिमाग तो जाएगा ही नहीं, इम्पल्स दिमाग तो नहीं जाएगा तो आपको सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। वृद्धावस्था में क्या होता है, बात बढ़ जाता है वृद्धावस्था में, जिससे क्या होता है दृष्टिहीनता हो सकती है। जिनका जैसे वृद्धावस्था में जिनका बात बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाता है तो उनकी दृष्टिहीनता यानी उन्हें ब्लाइंडनेस उनके आंखों में देखी जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे पित्त दोष की। पित्त दोष और आलोचक पित्त। तो आलोचक पित्त दृष्टि बल का निर्णायक है। पित्त के असंतुलित होने यानी पित्त के ज़्यादा बढ़ जाने पर रात में देखने में कठिनाई होगी आपको। आँखों में जलन हो सकती है, लालिमा हो सकती है, सूखापन महसूस हो सकता है अगर पित्त ज़्यादा एग्रीवेट हो गया तो। कफ दोष और दृष्टि पर प्रभाव। कफ का उचित स्तर दृष्टि को पोषण प्रदान करता है। कफ क्या होता है, कफ जो होता है वो क्या करता है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कफ का मतलब मेन काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अगर ये कफ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया, मतलब नेत्रों में ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर नेत्रों में भारीपन देखने को मिलेगा, जर भराव देखने को मिलेगा और दृष्टि मंदता हो सकती है। देखो जो कोई भी चीज़ है, जैसे जो नेत्र है उसमें कौन सा महाभूत प्रधान है, जल मतलब उसमें तेज महाभूत यानी अग्नि महाभूत प्रधान है। अग्नि जो होती है सबसे ज़्यादा किससे, उसे अग्नि से डर होता है, अग्नि को श्लेष्मा से डर होता है यानी कि पानी से डर होता है। और कफ क्या है, कफ एक तरीके से जल मान सकते हैं, और जल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, कम रहेगा तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो क्या करेगा, नेत्रों में भारीपन करेगा, जल भराव यानी कि आँखों में जल भर जाएगा तो क्या आँखें सूज सकती हैं। और दृष्टिमंदता मतलब आँखों से कम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो आलोचक पित्त है वो आपका गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि पित्त और कफ के गुण विपरीत हैं। तो आलोचक पित्त को कहीं ना कहीं डाउन करेगा। आलोचक पित्त अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं देखो, पित्त अगर डाउन हुआ तो दृष्टि होगी वो मंदता देखने को मिलेगी, आपको सही से चीज़ें दिखाई नहीं पाएंगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।